नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंचायती राज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 73वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जिसमें जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो उसी के बाद 73वां संविधान संशोधन के पश्चात जो है 1993 में मध्य प्रदेश में उस समय हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था और वहाँ जो है एक अधिनियम जारी किया गया था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। उसी को जो है हमारे छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को बनता है, तब इसे जो है एज इट इज जो है उस अधिनियम को लिया जाता है छत्तीसगढ़ में भी। तो उसी अधिनियम को हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पूरा अधिनियम को, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के जो है सारे प्रावधान को जो है इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये शॉर्ट में देखेंगे। बाकी इसी अधिनियम के आधार पर हमारा पूरा जो पंचायती राज का सिलेबस है पूरा इसी पर आधारित है। हमें पूरा इसी पंचायती राज अधिनियम को पढ़ना होता है। ठीक, तो हम जो है इसमें जो बेसिक डिटेल है उन सबको जो है कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पंचायती राज अधिनियम, इसका जो है कब आया था, इसका जो है जैसे हमने अभी चर्चा किया था इसकी पृष्ठभूमि पे, तो उसका पृष्ठभूमि ही समझ लीजिए पहले। देखिए कब हुआ था, दिनांक 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र, उसके असाधारण में दिनांक 25 जनवरी 1994 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। तो पंचायती राज अधिनियम जो पहले किस नाम से थे, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से, इसे कब 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य का जो है राज्यपाल के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान किया जाता था। हमारा छत्तीसगढ़ भी जो है मध्य प्रदेश में शामिल था। और उसी के बाद अगले दिन 25 जनवरी 1994 को इसे मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो ये दो तिथि आपको याद रखना है, ये दोनों तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ 1993 में, इसलिए इसका नाम क्या है, 1993 है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, क्योंकि यह जो है यहाँ सबसे पहले जो है विधानसभा में पारित किया गया था। और देखिए आप याद रखेंगे, यह जो अधिनियम है अर्थात मध्य प्रदेश जो राज्य है छत्तीसगढ़ के साथ, यह जो है पहला भारत का पहला राज्य है जहां 73वां संविधान संशोधन के पश्चात यह जो है पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। ये पहला राज्य है। ठीक, तो देखिए कौन सा हो गया, पहले विधानसभा में पारित होने की वर्ष आपको याद रखना है 1993। उसके बाद राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होता है कब, 24 जनवरी 1994 को। तो यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इन तिथियों को आपको याद रखना है। उसके बाद राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि कब है, 25 जनवरी 1994 को। तो ये 24 जनवरी 1994 और 25 जनवरी 1994 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ जो है एक दिया गया है, उसे आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ नई व्यवस्था के अनुसार अर्थात जो 73वां संविधान संशोधन होने के पश्चात पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश रहा है, छत्तीसगढ़ के सहित। ठीक, तो ये पॉइंट अभी हम देखें। चलिए अब अगला हम देखेंगे हम अधिनियम का छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होना। तो यह अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू हुआ और इससे संबंधित कौन कौन से डेट हमें याद रखना है। तो देखिए यह जो डेट थे 24 जनवरी और 25 जनवरी, ये किससे संबंधित थे, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से। ठीक, अब हम याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है और इसको जो इसी को जो मध्य प्रदेश था उसको नाम की जगह में छत्तीसगढ़ जोड़ा जाता है छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात। तो इसके संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेट हैं उन सब डेट को देखेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ हमारा कब बनता है, 1 नवंबर 2000 को बनता है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, 1 नवंबर 2000 को बना। अब उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ जैसे ही बना, छत्तीसगढ़ शासन में एक अधिसूचना लाया जाता है कब, 7 जून 2001 को। इस दिन क्या होता है, विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया जाता है। तो विधियों का अनुकूलन आदेश को बनाने की तिथि पूछा जाए तो 7 जून 2001 को याद रखना है। ठीक, चूंकि नवंबर 2000 में बना था, नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना है, तो जून 2000 का तो नहीं हो सकता, तो अगले वर्ष का जून होगा। तो नवंबर 2000 था, तो इसलिए जो जून रहेगा वो कब रहेगा, 2001 का। तो 7 जून 2001 को। तो इसमें वर्ष में जो कन्फ्यूजन होता है उसमें अब कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। नवंबर में छत्तीसगढ़ बना और जून में ये अनुकूलन आदेश लाया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये 2001 हो जाएगा। तो 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश जो है ये बनाया गया था। और ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ में कब से लागू रहेगा, तो यह जो है 1 नवंबर 2000 से लागू रहेगा। जो भी अनुकूलन आदेश बना वो बना तो 7 जून को था, परंतु वह लागू भी होगा। और लागू कब से होगा, जब से छत्तीसगढ़ बना है उसी दिन से अर्थात 1 नवंबर 2000 से जो है यह अनुकूलन आदेश लागू रहेगा। देखिए इस आदेश के अनुसार 31 अक्टूबर 2000 तक संशोधित मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का अनुकूलन कर लिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तारित कर दिया गया। तो 31 अक्टूबर को अर्थात जब छत्तीसगढ़ बना उसके एक दिन पहले उस तारीख तक के 31 अक्टूबर तक के इसमें जो भी संशोधन किए गए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में उसको जो है कहाँ अनुकूलन करके छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार कर दिया गया था। इस अधिनियम में 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन को यथा स्थान समाविष्ट किया गया है, अर्थात 31 अक्टूबर 2000
2000 तक के जो कहाँ मध्य प्रदेश में जो संशोधन किए गए हैं, मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ जो भी संशोधन किए गए हैं इस अधिनियम में 31 अक्टूबर 2000 तक के, वे सब संशोधनों को शामिल करके ही जो है छत्तीसगढ़ में अपनाया गया है जो अधिनियम था उसे। इन संशोधनों को अलग से नहीं दर्शाया गया है, केवल उन्हीं संशोधनों को अलग से दर्शाया गया है जो 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा किए गए हैं। अब देखिए, अब जो इसमें संशोधन पढ़ेंगे, अब नए जो संशोधन किए जाएंगे छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात जो संशोधन किए जाएंगे उसे ही हम किसमें संशोधन मानेंगे, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है उसमें जो है संशोधन जो है जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो संशोधन हुए हैं सिर्फ उसे ही संशोधन माना जाएगा। इससे पहले जो मध्य प्रदेश में जो संशोधन हुए हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए विधियों का अनुकूलन आदेश 2001। अब इस आदेश के संबंध में जो महत्वपूर्ण तिथि है, इसके संबंध में आपको 2-3 महत्वपूर्ण तिथि आपको याद रखना है। मुख्य रूप से 3 तिथि, जो 2 हम पहले देखे हैं और 1 तिथि और, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया कब गया था, तो बनाया कब गया, 7 जून 2001 को बनाया गया, जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में शामिल किया गया था। देखिए यह अधिसूचना कब, 7 जून 2001 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 79, तो धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते हैं। तो क्या क्या आदेश बनाया गया, आप देख सकते हैं धारा 79 द्वारा बनाया जाता है। पहला आदेश है, यह 1 नवंबर 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त होगा। तो ये विधि का अनुकूलन आदेश कब से लागू रहता है पूरे छत्तीसगढ़ में, 1 नवंबर 2000 से, जब छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद देखिए इस आदेश की अनुसूची में समय समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अवहित पूर्व मध्य प्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्ति रहेगी जब तक कि वे निर्चित या संशोधित न कर दी जाए। तो देखिए उन जो क्षेत्रों के नाम जो विस्तार रहेगा वो जो है जहाँ जैसा उसमें था मध्य प्रदेश राज्य में, उसी प्रकार से इसमें लागू रहेगा जब तक कि इसमें नया संशोधन नहीं किया जाता है तब तक के। उसके बाद देखिए उसके उपरांत अद्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द जो मध्य प्रदेश शब्द था जहाँ कहीं भी आया हो मध्य प्रदेश, उसके स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ स्थापित किया जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था उसमें जहाँ जहाँ भी मध्य प्रदेश लिखा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 आदेश जो है इसी के तहत धारा 79 के तहत जारी किए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में इसका प्रकाशन कब होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। तो देखिए सबसे पहले विधियों का अनुकूलन आदेश बना कब, 7 जून 2001 को, और इसका प्रकाशन कब होता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में इसका प्रकाशन होता है 18 जून को। तो 18 जून की तिथि को आपको याद रखना है, 18 जून 2001 को। इस दिन जो है जैसा था उसी प्रकार यथावत अनुकूलन किया गया, जिसे विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहते हैं। तो इसे जो है अनुकूलन आदेश को जो है प्रकाशित किया जाता है। तो अनुकूलन किया गया है, तो कब किया गया, 18 जून 2001 को। तो ये तिथि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 जून को क्या हुआ था, यह अनुकूलन आदेश बनाया गया था, 18 जून को यह आदेश जो है क्या किया गया, राजपत्र में प्रकाशित किया गया। और यह लागू कब से है, तो 1 नवंबर 2000 से ही लागू है। अब चलिए अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है उसे देखिए। तो वही जो डेट है उन सबको यहाँ दिया गया है टेबल फॉर्म में। तो देखिए पंचायती राज में इसका मूल अधिनियम कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 इसके लिए मूल अधिनियम है, यहीं से इसे लिया गया है। इस अधिनियम को लागू किया गया 1 नवंबर 2000 से। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1 नवंबर 2000 से लागू है। और वही जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब से लागू था, ये जो है 25 जनवरी से, जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित किया गया उस दिन से लागू, 25 जनवरी 1994 से लागू था। ठीक, उसके बाद देखिए अनुकूलन आदेश बनाया जाता है 7 जून 2001 को। अनुकूलन आदेश बना 7 जून 2001 को, राजपत्र में इसका प्रकाशन होता है 18 जून 2001 को। अधिनियम में अध्याय, तो इसमें देखिए इस अधिनियम में टोटल 15 अध्याय हैं, 132 धारा है और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना है। अधिनियम में टोटल 15 धारा, 115 अध्याय, 132 जो है धारा और 4 अनुसूची हैं। ठीक, इन सबको हम बारी बारी से अच्छे से याद करेंगे। 15 धारा को, 15 जो अध्याय है उसे याद करना ही है और 4 अनुसूची को याद करना है, और जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उन धाराओं को भी याद करेंगे। अभी धारा से प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए अभी तक जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल संशोधन, तो अभी तक 2024 तक के कितने संशोधन हुए हैं, टोटल 11 संशोधन किए जा चुके हैं अभी तक जो है छत्तीसगढ़ पंचायती अधिनियम में। टोटल 11 संशोधन अभी तक के किए जा चुके हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो 2012 का एडीओ का एग्जाम हुआ था, उस एडीओ के एग्जाम में पूछा भी गया था प्रश्न कि अभी तक जो है कितने बार संशोधन किए गए थे। तो 2012 तक के में जो है टोटल 3 बार संशोधन किए गए थे। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितने बार हो गया है, 11 बार हो गया है।
चलिए अब देखिए यहाँ कितने जो संशोधन हुए हैं 11 बार, उन संशोधनों को दिया गया है कब कब जो है संशोधन किया गया है। तो देखिए यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, ये जो राज्यपाल की स्वीकृति, राजपत्र में प्रकाशन, ये सब तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, जो जो वर्ष जो है किए गए हैं संशोधन, उन वर्षों को याद रखना है। ये वर्ष जो है इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल से नहीं पूछा जाएगा कि राज्यपाल की स्वीकृति कब हुआ, राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, इतना डिटेल से नहीं पूछेंगे। तो आपको वर्ष पूछ सकते हैं, तो वर्ष आपको याद रखना है। तो देखिए कौन कौन से वर्ष में संशोधन किए गए हैं 11 बार, उन वर्ष को देखते हैं। तो सबसे पहले संशोधन कब किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो है सबसे पहला संशोधन 2003 में किया गया। 2003 में पहला संशोधन, उसके बाद 2004 में संशोधन किया जाता है। ठीक, तो दूसरा संशोधन हो गया 2004 में, उसके बाद 4 साल बाद 2008 में किया जाता है, उसके बाद 2014 में किया जाएगा, और 15 में देखिए 2015 में 2 बार संशोधन किया जाता है, एक अप्रैल 2015 में और दूसरा जनवरी 2016 में संशोधन को स्वीकृति किया जाता है, और ये भी 2015 के ही आधार पर रहता है। तो 2015 में 2 बार संशोधन है, इसे याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए 2016 में भी संशोधन किया जाता है, 2017 में भी संशोधन हुआ है, 2018 में ये नहीं हुआ है। उसके बाद 2019 में 2 संशोधन दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद 2024 में संशोधन किया गया। ठीक, तो ये टोटल जो है 11 संशोधन किए गए हैं। एक बार और देखिए 2000, पहले 2003 है, फिर 2004 है, फिर 2008 है, उसके बाद देखिए 2014, 2015 का 2 बार याद रखेंगे, उसके बाद 2016, उसके बाद 2017। ठीक, उसके बाद लास्ट का याद रखें 2019 का 2 बार, 2019 का 2 बार, उसके बाद 2024 में। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कितने बार, टोटल 11 बार। ठीक, एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं, इसे आप बार बार लिख के देखेंगे तभी आपको याद होगा कितना, 2003, तो 3, 4 और 8 एक साथ हो गया, 3, 4 और 8। उसके बाद देखिए 15, 16, 17, तो 15 2 बार है, तो 15, 15, 16, 17, तो ये कितने हो गए, ये 3 हो गए और ये 4, 7 हो गए टोटल। उसके बाद देखिए 17 के बाद 18 गैप है, उसके बाद 19 और उसके बाद कितना, देखिए यहाँ 14 भी था, 14, तो ये टोटल 5 है, और ये कितना हो गया, 5 और 3 कितना, 8, और ये 9, 10 और लास्ट 2024, तो ये जो है टोटल 11 है। चलिए अब अगला देखिए, अब यहाँ देखिए पंचायती राज का विकास, इस विकास क्रम को हम अच्छे से शुरू में ही पढ़े थे, पहले वीडियो में हम इसे पढ़े हैं पंचायती राज का विकास क्रम। तो आप देखें हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि पढ़े थे, जिसमें वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के कैसे विकास हुआ पंचायती राज को, उसे समझे थे। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान को देखे थे कि संविधान में पंचायती राज के संबंध में जो मूल संविधान है वहाँ उसमें कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में जो है डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज गठन का जो है प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो पंचायती राज आने से पहले जो पंचायत ग्रामीण संबंधित विकास के कार्य के लिए कुछ योजनाएं लाए गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो 1952 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया जाता है, तो ये हम पढ़े थे। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था हेतु जो महत्वपूर्ण गठित समिति थे, बलवंत राय मेहता समिति से लेकर के पूरा गाडगिल समिति, भूरिया समिति तक के जो पढ़े थे 1957 से 1988 तक के, इन सबको हम पढ़े हैं पंचायती राज हेतु गठित समिति में। उसके बाद देखिए संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पढ़े हैं, इससे पहले की वीडियो में। उसके बाद आज ही पढ़े हैं हम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 बनता है। उसी अधिनियम के बाद अधिनियम का छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होना पड़ चुके हैं, अभी विधियों का अनुगमन आदेश 2001 पढ़ चुके, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अब देखिए इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बाद जो है इसी में कब 1996 में पेशा एक्ट लाया जाता है, तो पेशा एक्ट पंचायती राज के लिए उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाता है, जिसे पेशा एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे 1996 में लागू किया जाता है। जो 1995 में बना हुआ था कौन सा, भूरिया समिति, उसी के सिफारिश पर जो है लागू किया जाता है पेशा एक्ट को। ठीक, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में जितने भी संशोधन हुए हैं 2003 से लेकर 2024 तक के टोटल कितने 11 संशोधन हुए हैं, उसे भी हम अभी देखे हैं कौन कौन से संशोधन हुए हैं। आगे उसके प्रावधानों को भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधानों में जो है संशोधन किए गए हैं। चलिए अब आप देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या क्या शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, सबसे पहले तो ग्राम सभा, जो सबसे छोटी इकाई होता है पंचायत का, तो ग्राम सभा है। उसके बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। वैसे मुख्य रूप से देखिए छत्तीसगढ़ में पंचायत के स्तर को तो कितने स्तर पे है, 3 स्तर पे दिखाई देते हैं, 3 स्तर पे। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। और इसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है ये स्थायी सभा के रूप में कौन सा है, ग्राम सभा। एक स्थायी सभा होता है जो वहाँ के जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा भी जो है हम पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक, तो इन सबको हम जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी आप चलिए अब जो है हम सभी धाराओं को, अध्याय को याद करेंगे पहले। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम में, इस अधिनियम में जो है सबसे पहले हम अभी देखे हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें कितने अध्याय, कितने धारा हैं और कितने जो है अनुसूची है।
ठीक, तो धारा अध्याय की संख्या जो है 15, धारा की संख्या 132 और अनुसूची की संख्या 4। तो इन डाटा को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या याद करें, अध्याय को। तो चलिए अध्याय को सबसे पहले याद करते हैं। इसमें अलग से लिख के नहीं दिया गया है अध्याय को, इसलिए हम जो है यहाँ अलग से आपको लिए एक स्लाइड में लेके आए हैं। 15 अध्याय है, उन 15 अध्यायों को आप देखिए अच्छे से, बारीकी से आप देखेंगे इसे, अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो भी याद होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप अध्याय को याद करना। तो सबसे पहला अध्याय क्या दिया गया है, देखिए पहला अध्याय, इसका नाम तो वैसे क्या है, प्रारंभिक है। इसका नाम जो है अध्याय का है प्रारंभिक है। इसके अंतर्गत 2 धारा शामिल है, 1 और 2। धारा 1 और 2 है। इसमें क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं तिथि किया गया है और धारा 2 में परिभाषित किया दिया गया है। तो इसे आप प्रारंभिक करके याद रखेंगे। अध्याय 1 प्रारंभ को दर्शाता है, प्रारंभिक, इसीलिए इसका नाम है प्रारंभिक। कोई भी अधिनियम रहता है उसका पहला अध्याय जो है प्रारंभिक ही रहता है। उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और तिथि और साथ में परिभाषा दिया रहता है। अब दूसरा अध्याय कौन सा रहेगा, दूसरा अध्याय में दिया गया है ग्राम सभा। तो देखिए पंचायत में जो है, पंचायती राज में सबसे मूल इकाई जो रहता है, सबसे मूल इकाई कौन सा रहता है, ग्राम सभा। तो मूल इकाई है उसका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को दिया गया है अध्याय 2 में। उसके बाद अध्याय 3 में दिया गया है पंचायतों का गठन। तो तीनों स्तर पर जो पंचायत का गठन किया जाएगा उसे दिया गया है अध्याय 3 में। अध्याय 3 में क्या, पंचायतों का गठन। उसके बाद अध्याय 4 में है निर्वाचन का संचालन। तो निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्वाचन का संचालन किया जाएगा वो दिया गया है अध्याय 4 में। तो देखिए सबसे पहले इसे आप स्टार्टिंग से अगर स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे तो मान लीजिए हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ। अब वहाँ जो मूल इकाई है उस मूल इकाई को पहले रखा गया है। उसके बाद मूल इकाई रखने के पास तो और 3 स्तर पे जो पंचायत राज है, पंचायती राज का गठन क्या होता है, उसका निर्माण किया जाएगा। तो 3 स्तर पे उसका गठन किया जाता है, तो गठन को दिया गया है तीनों स्तर पे। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पंचायती राज एक चुनाव कराने के पड़ेगा, इसे यहाँ निर्वाचन कराना पड़ेगा यहाँ संचालन के लिए, तो यहाँ निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक, अब इन पंचायतों को उनके कामकाज और सम्मेलन, सबसे पहले उनको कामकाज समझाए जाएंगे, क्या कामकाज करना है और कामकाज किस माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से जो है कामकाज कैसे चलेगा, सम्मेलन के माध्यम से चलेगा। तो पंचायतों का कामकाज और सम्मेलन दिया गया है किसमें, अध्याय 5 में। उसके बाद देखिए पंचायतों के कृत्य, अर्थात पंचायत क्या कार्य करेंगे, तो क्या कार्य पंचायत करते हैं उन कार्य को दिया गया है अध्याय 6 में। उसके बाद देखिए सिस्टमेटिक चल रहा है। अब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए क्या की आवश्यकता रहता है, वित्त की आवश्यकता रहता है, पैसे की। और पैसे क्या है, निधि। तो निधि की आवश्यकता किसके लिए रहता है, कार्य करने के लिए। तो पंचायतों की निधि दिया गया है किसमें, अध्याय 7 में। और निधि प्राप्त करने के लिए, अर्थात पैसे प्राप्त करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको पंचायतों का बजट बनाना पड़ेगा और बजट के लिए उसका लेखा तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए अध्याय 8 में दिया गया है पंचायतों का बजट एवं लेखा दिया गया है अध्याय 8 में। ठीक, तो जो है पैसे निकालने के लिए क्या, एक बजट और लेखा बनाना पड़ता है। बजट में क्या रहेगा, हम साल भर में किस चीज़ में खर्च करने वाले हैं, कहाँ से इनकम आएगा, कहाँ से जो है खर्च होगा, आय वाय का पूरा लेखा जोखा रहता है बजट में। ठीक, तो ये अध्याय 8 में है। उसके बाद देखिए इसमें जो है कर लगाने की शक्ति, और बजट के अंतर्गत ही ये किससे हमारा आय होगा उसमें कर लगाने की शक्ति दिया गया है। तो पंचायतों के कराधीन की शक्ति किसमें दिया है, अध्याय 9 में। तो पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। कराधान की शक्ति किसने दिया गया है, 9 में। अब देखिए इस कराधान का नियंत्रण करना, तो इसका नियंत्रण किसमें दिया गया है, अध्याय 10 में। तो पंचायतों द्वारा जो है कराधान का नियंत्रण किया जाएगा, तो ये नियंत्रण किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है अध्याय 10 में। और इसके लिए नियंत्रण करने के लिए कुछ कुछ नियम और उपविधियां बनाना पड़ेगा, तो ये दिया गया है अगले में। नियम और उपविधियां किसमें, अध्याय 11 में दिया गया है। अब देखिए अब कोई नियम बना हुआ है, किसी भी स्तर पर कोई नियम बना रहता है। अब उस नियमों को अगर कोई तोड़ते हैं, उस नियम के खिलाफ अगर कोई कार्य करेंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो ये दंड और शास्ति का जो प्रावधान दिया गया है वो अगले अध्याय 12 में दिया गया है। अब देखिए ये सब पूरा कार्यक्रम हो गया, इतना सब कार्य हो गया, जो मूल चीजें थी वो हो गया। अब उसके बाद जो बचे हुए चीज हैं और कुछ अगर इसमें बच गए हैं तो उसे दिया गया है अध्याय 13 में। इसे प्रकीर्णन करके नाम दिया गया है। तो जो मिसलेनियस कहा जाता है, इसे इंग्लिश में मिसलेनियस कहा जाता है, प्रकीर्णन या विविध। तो ये सब दिया गया है अध्याय 13 में। और देखिए अध्याय 14 में लेखा एवं संपरीक्षा किया गया है। सभी कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इन सब का लेखा एवं संपरीक्षा किया जाएगा अध्याय 14 में। और देखिए संविधान संशोधन, मतलब इसमें संशोधन करके 14A जोड़ा गया था। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके 14A जोड़ा गया। इसमें जो है पेशा एक्ट लागू किया गया था। तो पेशा एक्ट को बाद में जोड़ा गया है किसमें, 14A में। ठीक, और जो लास्ट का होता है अध्याय 15, ये क्या है, निरसित है। अर्थात इसमें से जो टोटल जो धाराएं रहेंगे उन धाराओं में से जिन्हें जिन्हें हटा दिया जाएगा उन धाराओं को किसमें, अध्याय 15 में डाल दिया जाता है। तो ये सभी जो निरसित रहते हैं ये अध्याय 15 में देखने को मिलेगा। ठीक,
तो आपको पूरा ये समझ आया होगा। उसी के आधार पे अगर आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो अब आपका अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, तो पहला अध्याय जो है प्रारंभिक है। ठीक, प्रारंभिक है पहला अध्याय। उसके बाद हम सबसे मूल इकाई क्या है, ग्राम सभा। पंचायतों की मूल इकाई ग्राम सभा होता है। उसके बाद 3 और इकाई होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। तो पंचायतों का गठन किया जाएगा अध्याय 3 में। उसके बाद देखिए उनमें क्या होगा, निर्वाचन का संचालन किया जाएगा। पंचायत का गठन हो गया। अब वहां जो है कार्य करने के लिए क्या होंगे, जन भागीदारी रहेंगे, तो उसके लिए जो है निर्वाचन किया जाता है। तो अध्याय 4 में निर्वाचन का संचालन। उसके बाद पंचायतों का कामकाज और सम्मेलन, किस क्या काम करेंगे, तो उनके द्वारा जो है कामकाज कैसे होगा और किसके माध्यम से होगा, तो कामकाज सम्मेलनों के माध्यम से किया जाता है पंचायत का कामकाज जो है। तो ये दिया गया है अध्याय 5 में। उसके बाद अध्याय 6 में पंचायतों का कृत्य दिया गया है, आखिर क्या क्या कार्य करना है पंचायतों को, वो दिया गया है। उसके बाद कार्य करने के लिए उन्हें क्या क्या आवश्यकता होते हैं, पैसे की आवश्यकता होता है, तो पंचायतों की निधि की दिया गया है अध्याय 7 में। और निधि के लिए क्या रहेगा, तो पैसे अगर खर्च करने हैं उसके लिए बजट बनाना पड़ता है। तो बजट का और लेखा जो है किसमें दिया गया है, 8 में दिया गया है। उसके बाद देखिए बजट बनाएंगे, उसमें क्या शामिल रहेगा, तो आय, उसमें आय कितना होगा, ये भी तो कहां से हमें आय लेना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो अध्याय 9 में पंचायतों का कराधान की शक्ति, तो किस किस में कर लगा सकता है पंचायत, उसकी शक्ति दिया गया है अध्याय 9 में। उसके बाद इसमें नियंत्रण दिया गया है, तो कुछ चीजों में जो है पंचायतों के ऊपर जो नियंत्रण किया जाएगा वो किसके माध्यम से नियंत्रण किया जाएगा, तो यह अध्याय 10 में दिया गया है। और नियंत्रण के लिए कुछ नियम और उपविधियां बनाया जाएगा, तो नियम और विधि बनाया जाएगा 11 के आधार पर। और इन्हीं नियम और विधि का जो है अगर कोई क्या करता है, इसे तोड़ता है, नियम और विधियों का उल्लंघन करता है, तो उसे शास्ति दंड दिया जाएगा। तो दंड एवं शास्ति दिया गया है अध्याय 12 में। उसके जो बचे हुए विषय हैं वो प्रकीर्णन के रूप में अध्याय 13 में दिया गया है। और देखिए उसके बाद सब कार्य हो जाने के बाद उसका लेखा एवं संपरीक्षा करना, यह वर्ष में हर वर्ष किया जाता है, वर्ष में एक बार लेखा एवं संपरीक्षा करना अनिवार्य होता है। तो यह अध्याय 14 में लेखा एवं संपरीक्षा दिया गया है। फिर बाद में 14A में जोड़ा जाता है पेशा एक्ट को। और अध्याय 15 क्या है, निश्चित, जो निश्चित कर दिया गया विषय है उसे अध्याय 15 में रखा जाता है। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा स्टोरी, 15 अध्याय को आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, अब चलिए, अब आप यहाँ देखिए, आप दिया गया है आपको पूरा जो अध्याय है उसी के आधार पर कौन कौन से धारा किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं उन सबको सीक्वेंस यहाँ दिया गया है। इन सबको पढ़ने से पहले हम और क्या पढ़ लेते हैं, जो 4 अनुसूची है उन 4 अनुसूचियों को देख लेते हैं। छोटे छोटे चीज़ों को पहले याद कर लीजिए, उसके बाद जो है जो धारा है उन्हें याद करना है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है 4 अनुसूचियों को। तो इन 4 अनुसूचियों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले अनुसूची में 2 खंड है, उसके भी पहला और दूसरा अनुसूची जो है 2-2 खंड में बटा हुआ है। तो पहला अनुसूची में दिया गया है क्या, सबसे पहले अनुसूची 1 का जो क है उसमें ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों को दिया गया है। तो जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, तो अनुसूची 1 में क्या मिलेगा आपको, अनिवार्य कर ही मिलेंगे। अनुसूची 1 में अनिवार्य कर मिलेंगे, जिसमें ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का है। ठीक, तो कब में दिया गया पहला टेबल जो क वाला टेबल है उसमें दिया जाएगा जो अनिवार्य कर है किसके, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले वे। और वही जो ख रहेगा, टेबल ख रहेगा, उसमें जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर को दिया गया है। अब दूसरा जो अनुसूची है उसमें दिया गया है वैकल्पिक जो है कर को। ठीक, तो वैकल्पिक कर कौन कौन होंगे, उन सब करों को सूची दिया गया है अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 का जो है क में दिया है ग्राम पंचायतों के लिए अधिरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर, और ख में दिया गया है जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर को। ठीक, तो ये हो गए 2 अनुसूची। उसके बाद देखिए अनुसूची 3 में दिया गया है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अन्य फीस। तो ये जो कर है अनिवार्य कर और वैकल्पिक कर, इनके अलावा अन्य कोई फीस अगर अधिरोपित करना है ग्राम पंचायतों को, तो किन किन तरीकों से जो है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत अधिरोपित कर सकते हैं, उनकी सूची दिया गया है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, पंचायत को दिए जाए 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे अनुसूची 11 भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में जो शामिल क्या है, उतने 29 जो कार्य शामिल है, पंचायतों के 29 कार्य हैं, उन्हीं 29 कार्यों का जो है सूची किसमें, अनुसूची 4 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, 4 अनुसूची। तो आपको इन अनुसूचियों को याद करने के लिए आपको 2, जो पहला अनुसूची है उसके लिए अनिवार्य कर को याद रखना है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए। अनुसूची 2 में जो है वैकल्पिक कर को याद रखना है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए। अनुसूची 3 में जो है ये दोनों के लिए जो है अधिरोपित किए जाने वाले अन्य फीस है। अनुसूची 4 में जो है 29 विषय हैं जिनके ऊपर कार्यों का उनका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अध्याय 15 अध्याय और टोटल जो है 4 अनुसूची, ये आपको अब याद हो गया होगा। अब देखिए अब यहाँ दिए गए हैं सभी धाराओं को, तो कौन से धारा में क्या क्या दिया गया है, सभी धारा तो याद करना संभव नहीं है, पर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना धारा को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है प्रश्न जो है यहीं से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, हर बार नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी धारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब धाराओं को याद करेंगे तो चलिए, सबसे पहले जो है पहला अध्याय में दिया गया है 2 धारा। अध्याय 1 में प्रारंभिक है जिसमें 1 और 2 अध्याय शामिल हैं। इसमें 2 धारा में पहला धारा कौन सा है जिसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है और धारा 2 में दिया गया है परिभाषाएं। उसके बाद देखिए अध्याय 2 में क्या दिया गया है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कहाँ से कहाँ तक के, धारा 3 से लेकर 7 तक के, मतलब इसमें टोटल कितने 5 धारा शामिल है, टोटल 5 धारा शामिल है 3 से लेकर 7 तक के। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है 3 से 7 तक के में। तो सबसे पहले देखिए 3 में, तो 3 में क्या है, ग्राम के संबंध में अधिसूचना। तो ग्राम के संबंध में जो है अधिसूचना जारी किया जाना, तो यह राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है अधिसूचना, यह धारा 3 में दिया गया है। धारा 4 में ग्राम की मतदाता सूची दिया गया है, धारा 4 में। उसके बाद 5 में है ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है ये दिया गया है। धारा 6 में ग्राम सभा का सम्मेलन दिया गया है। धारा 7 में ग्राम सभा के कार्य, शक्ति एवं वार्षिक सम्मेलन दिए गए हैं। तो देखिए ग्राम सभा के संबंधित जो भी प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। और अगर पेशा एक जो अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो जो है आपको किसमें दिखेंगे, 14 के जो है क दिया गया है, अध्याय 14 क दिया है, वहां आपको देखने को मिलेगा जो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा होते हैं उनके संबंध में जो प्रावधान है वे, ये जो है सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा है उसके संबंध में है। ग्राम सभा में अधिसूचना, ग्राम सभा, ग्राम की मतदाता सूची, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा के कार्य, शक्ति और वार्षिक सम्मेलन, ये दिए गए हैं अध्याय 2 में ग्राम सभा के अंतर्गत धारा 3 से 7 तक के। उसके बाद देखिए अध्याय 3 में था पंचायतों की स्थापना या गठन। तो पंचायतों की स्थापना या गठन ये दिया गया अध्याय 3 में। इसमें दिया गया है धारा 8 से लेकर के 41 तक के। तो देखिए इसमें जो है तीनों पंचायतों को दिया गया है ना। तो कौन कौन से स्तर पर, सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद जो है जनपद पंचायत स्तर पर, उसके बाद जिला पंचायत स्तर पर। ठीक, तो ये जिला, जनपद और क्या ग्राम, ये तीनों स्तर पर जो है पंचायत है उसकी स्थापना किया जाएगा, ये अध्याय 3 में दिया गया है और 8 से लेकर के 41 तक के। तो चलिए इसके संबंध में जो सभी धाराएं हैं उन धाराओं को देख लीजिए। तो धारा 8 में क्या दिया गया है, पंचायतों का गठन दिया गया है, धारा 8 के आधार पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। धारा 9 में पंचायतों की अवधि दिया गया है, पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की होती है। और धारा 10 में दिया गया है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना। तो इसका स्थापना किसमें, 10 में दिया गया है। उसके बाद 11 में पंचायतों का निगमन दिया गया है, पंचायतों का निगमन धारा 11। धारा 12 में पंचायतों का वार्डों का विभाजन, तो पंचायतों का वार्डों में विभाजन किया जाता है, तो कितना कितना वार्डों में विभाजित किया जाएगा यह दिया गया है धारा 12 में। उसके बाद धारा 13 है, उसमें ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 12 तक के हो गए, इसमें सब कॉमन है। ठीक, यहाँ तक के सारे कॉमन हो गए। इसमें पंचायतों का गठन, पंचायतों की अवधि और ये तीनों स्तर की पंचायतों की स्थापना, पंचायतों का निगमन, पंचायतों का जो है ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन, ये ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन है। ठीक, तो ये 11 तक की कॉमन है। उसके बाद 12 से स्टार्ट है। तो 12 से क्या स्टार्ट है, सबसे पहले 12 में ग्राम पंचायतों को वार्ड में विभाजित किया गया है, वो दिया है, जिसमें 5 से लेकर के कितने तक रहता है, 5 से लेकर के 20 तक के रहता है। ठीक, मिनिमम 5 से लेकर 20 तक के। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन देखेंगे। उसके बाद है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद देखिए मतदान देने तथा अभ्यर्थ होने के लिए अर्हता। तो कौन मतदान देंगे, मतदाता के लिए अर्हता और अभ्यर्थी होने के लिए अभ्यर्थता, ये दोनों दिए गए हैं 14 में। उसके बाद 15 में एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। तो एक साथ जो है सदस्य किन किन में नहीं रख सकते हैं, इसका प्रतिषेध 15 में दिया गया है। 16 में समाप्त दिया गया है। 17 में मतलब 16 को समाप्त कर दिया गया है, जो भी दिया गया था धारा 16 में उसे जो है समाप्त कर दिया है संविधान संशोधन द्वारा, इसमें संशोधन के द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए 17 में सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन जो है 17 में दिया गया है। 18 में बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। ठीक, जो पहले का सरपंच है उसके द्वारा जो नया सरपंच है उसको कार्यभार सौंपा जाता है, वो दिया गया है किसमें, 18 में। निर्वाचन की अधिसूचना 29 में दिया गया है। और 20 में प्रथम सम्मेलन की पद एवं पदअवधि दिया गया है, प्रथम सम्मेलन, और उसी प्रथम सम्मेलन से लेकर के उनका पदअवधि 5 वर्ष का रहता है, उसे दिया गया है धारा 20 में। धारा 21 में, अब देखिए ये सभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 21, इसमें क्या है, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा वो किसमें है, धारा 21 में दिया गया है। उसके बाद 21 का में ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना। तो ये रिकॉल की जो है, रिकॉल वो दिया गया है किसमें, 21 का में दिया गया है, पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना अर्थात रिकॉल। उसके बाद देखिए आप 22, अब यहाँ 22 से जो है जनपद पंचायत स्टार्ट होता है। तो यहाँ 21 तक क्या क्या हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। अब उसके बाद हम 22 से जनपद पंचायत देखेंगे। तो जनपद पंचायत की पहले संरचना दिया गया है। उसके बाद 23 में खंड निर्वाचन क्षेत्रों में इसका विभाजन। तो जनपद पंचायत का जो है निर्वाचन क्षेत्रों में अर्थात जो वार्डों में विभाजन किया जाता है वह दिया गया है 23 में। 24 को समाप्त कर दिया गया है, जैसे वहाँ 16 समाप्त था, यहाँ 24 समाप्त है। उसके बाद 25 में जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन दिया गया है।
उसके बाद देखिए 26 में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के इनके नामों का प्रकाशन किया जाएगा, यह दिया गया है। 27 में प्रथम सम्मेलन से और पदअवधि दिया गया है, तो इसमें किस में दिया था, 20 में जो दिया गया था वो जो है इसमें 27 में दिया गया है, और जो 21 में दिया गया था वो 28 में दिया गया है। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो 28 के अधीन लाया जाता है जनपद पंचायत में, और वही जो है ग्राम पंचायत में किसके 21 के तहत लाया जाता है। और 27 में इसमें प्रथम सम्मेलन और पदअवधि दिया गया है जनपद पंचायत का, और यहाँ 20 में प्रथम सम्मेलन और पदअवधि दिया गया है। ठीक, तो यहाँ तक 28 तक के हो गए। उसके बाद देखिए 29 से क्या स्टार्ट होता है, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, 29 से। तो 29 में जिला पंचायत का गठन दिया गया है। फिर 30 में जिला का निर्वाचन क्षेत्र एवं विभाजन, तो जिला का निर्वाचन क्षेत्र जो वार्डों में बटा जाएगा जिला पंचायत भी, उसे दिया गया है। फिर 31 को यहाँ भी समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए 16 हो गया, 24 हो गया और 31, ये जो है तीनों जो है समाप्त है, इसे हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए 32 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन है। 33 में है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका नाम का प्रकाशन किया जाना। इसका 31 का जोड़ा गया है जिसमें लिपि की गलतियां या लोप का ठीक किया जाना शामिल कर दिया गया। फिर 34 में देखिए प्रथम सम्मेलन, उसकी पदअवधि दिया गया है इसमें 34 में। ठीक, उसके बाद इसमें 35 में दिया गया है। देखिए वहाँ 21 में ग्राम के स्तर पर जो अविश्वास प्रस्ताव था, 28 में जो है जनपद पंचायत स्तर पर, और जो है किसमें 35 में, तो 35 में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो है लाया जाएगा जिला स्तर पर जो है अविश्वास प्रस्ताव। तो आप इसको अविश्वास प्रस्ताव को अगर याद रखेंगे तो 21 कितना 28 और 35, तो आप देखेंगे 7 का आपको गैप देखने को मिल रहा है, 7 का गैप देखने को मिल रहा है। तो 7 के इस गैप में आपको याद रखना है इसका अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक, उसके बाद देखिए वो कौन सा है, 35 के बाद है 36। तो 36 में दिया है पंचायत के पदाधिकारियों के लिए निर्भरता। तो यहाँ तक कि 35 तक के टोटल खत्म हो गया जो जिला स्तर है। अब ये जो 36 से लेकर आगे दिया गया है वो तीनों स्तर के लिए जो है कॉमन है। पंचायत के पदाधिकारियों के लिए निर्भरता दिया गया है। पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र किन्हें दिया जाएगा, यह दिया गया है। 38 में रिक्तियों को भरा जाना दिया है। 39 में पंचायतों के पदाधिकारियों को निलंबन दिया गया है, और 40 में पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना दिया गया है, और 41 में एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन दिया गया है। तो ये जो है सभी के लिए कॉमन है, तीनों स्तर के लिए हैं। ठीक, तो ये सभी जो दिए गए हैं प्रावधान है वो 8 से लेकर के कितना तक के, 41 तक के, 8 से लेकर 41 तक के किसमें, अध्याय 3 के अंतर्गत है, जिसमें पंचायतों का गठन स्थापना दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए अध्याय 4 में, अध्याय 4 में क्या होता है, निर्वाचन का संचालन। तो निर्वाचन का संचालन जो है सिर्फ 2 धाराओं में दिया गया है, 42 और 43 में। तो देखिए 42 में दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां गया है। तो इसमें जो है निर्वाचन, तो पंचायत स्तर पे जो है पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों स्तर का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है निर्वाचन को। तो इसी ही दिया गया है किसमें, तो धारा 42 में दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति दिया गया है। और इसी 42 का में जो है बाद में जोड़ा गया था, इसमें अधिकारियों कर्मचारियों के नियुक्त करने और उनके कर्तव्यों को और कृत्यों का समादेशित करने की शक्ति जो है किनके, राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। यह 42 का में दिया गया है। और 43 में दिया गया है नियम बनाने की शक्ति। तो निर्वाचन के संबंधित जो नियम बनाए जाएगी उसकी शक्ति भी निर्वाचन आयोग के पास है। तो यह भी जो है अध्याय 4 में दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद चलिए अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या दिया गया है, अध्याय 5 में हम क्या पढ़े थे, पंचायतों के कामकाज और उनका संचार, कामकाज और उसके सम्मेलन दिया गया था। ठीक, तो पंचायतों को कामकाज और सम्मेलन दिया गया है। तो यह आप देख सकते हैं, इसे 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। एक कौन सा है जिसमें पंचायतों के कामकाज और सम्मेलन दिया गया है, जो धारा 44 और 45 है। उसके बाद अधीनस्थ अधिकरण, तो इनके जो है कामकाज सम्मेलन के लिए अधीनस्थ अधिकरण वो जो है किसमें दिया गया है, 46 से 48 तक के दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप 44-45 को देखिए। 44 में क्या है, सम्मेलन की प्रक्रिया दिया गया है, पंचायतों की सम्मेलन की प्रक्रिया क्या होगा। उसके बाद 45 में है पंचायतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार करना। तो इनके जो विषय पूरी तरह से निपटा दिए गए हैं उन पर पुनर्विचार करने की जो शक्ति है वह किनके पास है, यह जो है 45 में दिया गया है। उसके बाद देखिए 46 में, इसमें अधीनस्थ अधिकरण है, तो ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों को दिया गया है। तो इनके अंतर्गत जो स्थायी समिति है वो 46 में है। उसके बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायत की जो स्थायी समिति है वे जो है 47 में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 45 के बाद जो है 46 और 47, 46 में है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, और 47 में जनपद पंचायत और जिला पंचायत की जो स्थायी समिति है वे है। 47 क में त्याग पत्र देना, तो समितियों के जो अधिकारी होते हैं उनका त्याग पत्र। 47 ख में सदस्य तथा सभापति के निर्वाचन की विधि मान्यता के संबंध में विवाद, जो समिति रहेंगे उनके लिए जो सदस्य और सभापति रहेंगे उनका जो निर्वाचन रहेगा उनकी भी जो विधि मान्यता है उन पे अगर कोई विवाद होगा तो इसका निपटारा कैसे किया जाएगा वह दिया गया है। उसके बाद 48 में सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब की शक्तियां और कर्तव्यों को दिया गया है 48 में।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं धारा 48 में सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो जनपद और जिला दोनों स्तर के लिए है, इन सब की जो शक्ति और कर्तव्य किसमें है, धारा 48 में दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद चलिए अगला अध्याय कौन सा है, अध्याय 6। अध्याय 6 में जो है पंचायतों के कृत्य दिए गए हैं, अर्थात पंचायतों के कर्तव्य और पंचायतों की शक्ति, ये दोनों शामिल है अध्याय 6 में, पंचायतों के कर्तव्य और इनकी शक्ति। तो देखिए 49 से लेकर के 53 तक के कर्तव्य दिए गए हैं, कितने हैं टोटल, 49 से लेकर के 53 तक के 5 धाराओं में दिया गया है। उसके बाद पंचायतों की शक्ति 54 से 61 तक के दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कर्तव्य को। तो देखिए 49 में है ग्राम पंचायत के कृत्य दिए गए हैं, 49 का में ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य को जोड़ा गया बाद में, 50 में जनपद पंचायत के कृत्य दिया गया है, 51 में राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायतों को सौंपा जाना। तो कतिपय अर्थात कुछ, तो जो राज्य सरकार है उनके जो कुछ कर्तव्य को जनपद पंचायत और जिला पंचायत को सौंपा जाता है वह 51 में दिया गया है। फिर 52 में जिला पंचायत के कर्तव्य दिए गए हैं। उसके बाद देखिए 53 में है पंचायतों के कृत्यों को संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। तो पंचायत के जो भी कार्य रहेंगे उनके संबंध में राज्य सरकार की क्या शक्ति है वह दिया है 53 में। तो ये हो गया पंचायतों के कृत्य तक के। उसके बाद 54 से स्टार्ट होता है शक्ति। तो देखिए पंचायतों की क्या क्या शक्ति है। सबसे पहला शक्ति 54 में है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत ग्राम क्षेत्रों में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा ये सब प्रदान करना इनकी शक्ति है। 55 भवनों के परिनिर्माण का नियंत्रण करना। 56 में सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें व बाधा तथा अतिक्रमण करना, ये 56 में दिया गया है इनकी शक्ति है। उसके बाद देखिए अगला है 57, इसमें जो है मार्गों का नामकरण करने की तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति, ये भी ग्राम पंचायतों का ही होता है। 58 में दिया है बाजारों या मेलों का विनियमन करना। 59 में सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने व बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति होती है। 60 में जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों का अतिक्रमण करने की शक्ति। 61 में समझौता करने की शक्ति। तो ये जो है सभी धारा क्या है, शक्ति है इसके। ठीक, तो 54 से लेकर के 61 तक की क्या ग्राम पंचायतों की शक्ति दिया गया है, ये जैसे शक्ति उनके पास रहता है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अध्याय 6 का भी जोड़ा गया है बाद में। तो ये अध्याय 6 का जोड़ा गया है, इसमें क्या शामिल किया गया है, कॉलोनी निर्माण। कॉलोनी निर्माण शामिल किया गया है, जो 61 क से लेकर के 61 तक की जो है ये दिया गया है। तो कॉलोनी निर्माण अध्याय 6 के क में जोड़ा गया है। तो देखिए इसके सबसे पहले क में दिया गया है परिभाषा। उसके बाद कॉलोनी निर्माण, कॉलोनी का परिभाषा दिया गया है। ख में कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 61 ग में कॉलोनियों का विकास किया जाता है। तो देखिए इसको आप मुख्य रूप से सिटियों में देखने को मिलता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहाँ अलग अलग जो है एक ही ग्राम क्षेत्र में या फिर एक ही जो जनपद पंचायत क्षेत्र है उनमें अलग अलग कॉलोनी में बांट दिया जाता है। तो उन कॉलोनियों को अलग अलग नाम से रखा जाता है। तो वही कॉलोनियों का जो है निर्माण किया जाएगा, वो इसी धारा के तहत किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा दिया गया कॉलोनी निर्माण के लिए रजिस्ट्रीकरण कराना होता है। ग में कॉलोनियों का विकास किया जाएगा। घ में अवैध कॉलोनियों निर्माण के लिए दंड दिया जाता है। तो अभी 2024 में ये पूछा भी गया था, अवैध कॉलोनी निर्माण ये कौन सी धारा में है, 31 के घ 61 के घ में दिया गया है। फिर अंक में देखिए अवैध सनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेषण करने के लिए दंड दिया जाएगा। उसके बाद च में है अवैध विवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण पर शून्य होना। उसके बाद 61 में दिया है अवैध कॉलोनी के अंतर्ग्रस्त भूमि पर संपहरण करना। ठीक, तो यह जो है क्या है, अध्याय 6 क में कॉलोनियों के संबंध में जितने भी प्रावधान है वे सभी 61 में दिए गए हैं। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। सिर्फ कॉलोनी से अगर याद रख रहे हैं तो इससे संबंधित अब जितना भी आपको दिख रहा है तो वो 61 से ही संबंधित है। चलिए अब अगला देखिए अध्याय 7। अध्याय 7 में दिया गया है क्या, पंचायतों की निधि और उनकी संपत्ति। तो पंचायत की निधि और संपत्ति दिया गया है अध्याय 7 में। तो देखिए अध्याय 7 62 से लेकर के 68 तक के हैं। तो पहले 62 में है राज्य सरकार कुछ संपत्ति पंचायत में निहित कर सकती है। तो राज्य सरकार जो है कतिपय संपत्ति पंचायतों में निहित कर सकेगी। 62 के आधार पर पंचायत को निधियों का समनुदेशन किया जाएगा। 64 के आधार पर पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जाएगा। 65 में स्थायी व संपत्ति का अंतरण किया जाता है, स्थायी व संपत्ति का। और 66 में दिया गया है पंचायत की निधि। तो पंचायत की निधि किस में दिया गया है, 66 में दिया गया है। उसके बाद देखिए 67 में है संविदा निष्पादित करने का ढंग। संविदा निष्पादित करने का ढंग 67 में है। 68 में है सहायता अनुदान देने की शक्ति है। सहायता अनुदान देने की शक्ति 68 में है। तो यहाँ तक के अध्याय 7 हो गए हमारे। उसके बाद चलिए अगला है अध्याय 8। अभी अध्याय 8 में क्या है, पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखा दिया गया है। तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा है तो हम यहाँ अध्याय 8 और 9 को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी सभी जो अध्याय हैं उन्हें जो है आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो देखिए पंचायतों की स्थापना और बजट तथा लेखा ये जो है 69 से लेकर के 73 तक के दिया गया है। तो धारा 69 में है सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायतों की स्थापना के लिए बजट लेखा है, सबसे पहला है 69, इसमें सचिव
तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति दिया गया है। ग्राम स्तर पर सचिव को ग्राम पंचायत में और वही जनपद और जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्थात सीओ की नियुक्ति किया जाता है। ये अध्याय 8 में है। उसके बाद 70 में देखिए पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति दिया गया है। उसके बाद 71 में है शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति। 72 में दिया गया है सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्य और 73 में बजट एवं वार्षिक लेखा। तो देखिए इस अध्याय से आप कैसे याद रखेंगे, तो पंचायतों की स्थापना में इसमें हम क्या पढ़े थे, बजट और लेखा। तो अध्याय 8 में बजट और लेखा पढ़े हैं। तो इसमें आपको देखिए बजट और लेखा में जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं वे कौन होंगे, जो सरकारी अधिकारी होंगे, सचिव रहते हैं गवर्नमेंट अधिकारी, ठीक। उसके बाद सीईओ जो भी रहते हैं ये सभी जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, और जो भी और शासकीय सेवक रहेंगे उन सब जो है इसमें रहेंगे। तो ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आएंगे, बजट और लेखा के अंतर्गत वाले अध्याय में। चलिए अब अगला देखिए कराधान और दावों की वसूली। तो कराधान लगाने की शक्ति जो है अध्याय 9 में दिया गया है, जो 74 से लेकर के 83 तक दिया गया है। देखिए 74 में भूमि पर उपकर लगाना, उसका उद्ग्रहण करने की शक्ति दिया गया है 74 में। उसके बाद 75 में दिया गया है खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। 76 में जिला पंचायत राजनिधि, तो जिला पंचायत राजनिधि दिया गया है इसमें 76 में। तो ये भी अभी पूछा गया था, जिला पंचायत की राजनिधि धारा 76 में दिया गया है। 76 कम ही दिया गया है रकम का पंचायतों के बीच संवितरीकरण करना। तो जो रकम जो भी वसूल किया जाएगा कराधान, उसको जो है पंचायत को भी जो वितरण किया जाएगा वह दिया गया है। 77 में अन्य कर को दिए गए हैं। 78 में करों का विनिमय करने की राज्य सरकार की शक्ति दिया गया है। 79 में कराधान के विरुद्ध अपील करने की शक्ति दिया गया है। 80 में बाजार फीस आदि को ठेके पर दिए जाना। 81 में दिया गया है बकाया की वसूली करना। 82 में दिया गया है अपवचन के लिए शास्ति दिया गया है। उसके बाद जो है 83 में दिया गया है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। तो देखिए जो किन किन करों में जो है राज्य सरकार राहत दे सकती है उन्हें दिया गया है 83 में। तो इसे भी पूछा गया था 2024 में, इसी वर्ष जो है प्री में पूछा गया है, ठीक। तो ये हो गया 83 का करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। तो ये अध्याय भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 9, ठीक। तो अभी जो है इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी जो है यहाँ 83 धारा हो गया। टोटल हमें 132 धाराओं को पढ़ना है। तो आगे के धाराओं को जो है हम आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरी धाराओं को पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो या इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पंचायती राज अधिनियम से, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं अच्छे लेवल के। तो उन सब प्रश्नों को भी हम हल करेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।